मेरे पास वेस्ट बंगाल बोर्ड का दिनांक 23/3/2023 को जो फिजिक्स की परीक्षा हुई है उसके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है कि अ चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, यानी दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव नेचर के हैं और ये जो कैपिटल क्यू जो है इसका नेचर अभी अब तक हमें पता नहीं है। द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज, यानी क्यू का जो नेचर और मैग्नीट्यूड होगा वो सॉल्व करके हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। यहाँ पर दोनों किनारों पर हम प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को रख देते हैं और इनके बीच में जो है वो कैपिटल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को रखा गया है। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी और इस पॉइंट का नाम सी दे दिया। मान लें इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं एक्स है और चूंकि कैपिटल क्यू को इन दोनों के बीच में रखा गया है तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको मैं मान लेता हूँ x/2। ऑब्वियसली सी बात है, x अगर तो ये दो पॉजिटिव चार्ज स्मॉल क्यू के बीच की डिस्टेंस है तो कैपिटल क्यू और ये वाले स्मॉल क्यू के बीच डिस्टेंस x/2 होगी। अच्छा, कोई भी सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम में तभी होती है जब सारे चार्जेस पर नेट फोर्स जो है वो जीरो होंगे। इनमें से अगर हम कोई भी चार्ज उठा लें उस पर नेट फोर्स इक्वल टू जीरो हम पाएंगे, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। चलिए हम पॉइंट सी पर जो चार्ज रखा गया उस पर नेट फोर्स देख लेते हैं। तो इस पॉइंट सी पर पहला जो फोर्स होगा वो स्मॉल क्यू जो चार्ज ए पे रखा गया है उसकी वजह से होगा। तो क्या होगा सर, यहाँ पे फोर्स जो होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज q² बाई दोनों के बीच के डिस्टेंस x² प्लस इसके ऊपर एक और फोर्स होगा इस कैपिटल क्यू की वजह से, वो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी x/2 का होल स्क्वायर। और चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स इनके बीच जीरो होना चाहिए। यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगी, इट विल बिकम q² बाई x²। यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई x² बाई 4, ये नीचे में आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उस साइड जाकर 0 हो जाएगी, q² बाई x² प्लस यहाँ 4 चला जाएगा ऊपर, 4 कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई x² इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x² कॉमन ले लिया जाए 1/x² कॉमन आ जाएगा, इट विल बिकम q² प्लस 4 कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 0, यानी कि x² उधर जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा q² प्लस 4 कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इक्वल टू 0। हमें कैपिटल क्यू का वैल्यू पूछ रहा है तो हम इस साइड लिखेंगे 4 कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ q², यहाँ से ये स्क्वायर कटेगा। सो कैपिटल क्यू का जो वैल्यू निकल करके आएगा दैट इज माइनस ऑफ q/4। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास दिया गया है इसमें से -q/4 यानी कि डी जो है इसकी करेक्ट आंसर होगी। नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है वो देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड, 3 कैपेसिटर है, प्रत्येक की कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है। इनको किस तरीके से कनेक्ट किया जाए ताकि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है यानी कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो 6 माइक्रोफैराड है। इनको 6 माइक्रोफैराड लाने के लिए इनमें से कौन से तरीके को अपनाने पड़ेंगे, यानी 4 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। बड़ा सिंपल तरीका है, देखिए अगर मैं 6 माइक्रोफैराड को अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या चीज़ 2 + 4 माइक्रोफैराड, है कि नहीं सर? ऐसा ही क्यों लिखा, 3 + 3 भी तो लिखा जा सकता था। ऑब्वियसली सी बात है, हमारे पास किस कैपेसिटेंस का कैपेसिटर मौजूद है, 4 माइक्रोफैराड का। तो एक 4 माइक्रोफैराड को मैंने अकेला कर दिया तो बाकी क्या बचा, 2 माइक्रोफैराड बचा। अच्छा, 2 माइक्रोफैराड हम कैसे पा सकते हैं 4 से, तो अगर इनको प्रोडक्ट बाय सम किया जाए यानी 4 × 4 बाई 4 + 4 और ये ऑब्वियसली 4 रहेगा। अच्छा, ऐसा कॉम्बिनेशन जो होता है वो कैपेसिटर के केस में सीरीज कॉम्बिनेशन का होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और ये जो प्लस जो होती है वैसा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो 2 कैपेसिटर है, 2 4 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर है वो सीरीज में होने चाहिए और उनके साथ एक पैरेलल में लगेगा। यानी कि अगर डायग्राम अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से होंगे, ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और इनके साथ पैरेलल में एक और कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड का। तो ये आपका 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर 2 सीरीज में और एक पैरेलल में। इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर आप देखेंगे तो 6 माइक्रोफैराड निकल के आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी।
थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास कह रहा है कि एक करंट है ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 3 ohm resistor when connected across a battery. The same battery supplies a current of 0.75 ampere when connected across a 15 ohm resistance. Then the internal resistance of the battery is. हम लोग जानते हैं कि करंट जो होती है दैट इज इक्वल टू EMF ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमें कह रहा है पहला कंडीशन में कि करंट जो है वो 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ईएमएफ बैटरी का मालूम नहीं है तो उसको एज इट इज ई लिखेंगे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोला है 3 ओम के क्रॉस कनेक्ट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है मालूम नहीं है इसलिए इसको स्मॉल आर ही लिखेंगे। तो यहाँ पर जो आ जाएगा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 9 + 3R इज इक्वल टू EMF ऑफ द बैटरी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। इसी फॉर्मूले पर सेकंड कहता है कि इसी बैटरी को जब कनेक्ट किया जाता है 15 ओम रेजिस्टर से तो वो 0.75 एम्पियर करंट फ्लो करता है, यानी कि करंट हो जाएगा 0.75। सेम बैटरी है तो EMF भी सेम ही होगी यानी E बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस बार जो है वो 15 ओम है और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम बैटरी है तो सेम होगी यानी स्मॉल आर। इस बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 0.75 गिव्स 11.25 प्लस 0.75 इंटू आर इज इक्वल्स टू EMF E। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों सेम बैटरी की EMF है, तो हमारे पास आ जाएगा 9 + 3R इज इक्वल टू 11.25 प्लस 0.75R। हमें इंटरनल रेजिस्टेंस R चाहिए तो हम लोग 3 इंटू R इस साइड जो R को लाएंगे दैट इज -0.75R इज इक्वल्स टू 11.25 -9। तो 3R में से 0.75R गिव्स 2.25R इज इक्वल्स टू यहाँ भी आएगा 11.25 - 9 2.25, सो गॉट कैंसल्ड। सो R इज इक्वल टू 1 ओम। सो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उस बैटरी के वो 1 ओम होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इन दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल अगर आप देखें तो कह रहा है हमसे एक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R विद कांस्टेंट स्पीड v। द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन इज। अगर आप जरा ध्यान से समझेंगे तो अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करूं, ये क्रॉस साइन डिनोट्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस पेपर गोइंग इनसाइड, और यहाँ पर एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑफ रेडियस r और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर आप ध्यान से समझें तो अगर मैं इनसाइड द पेपर को इस प्रकार से डिनोट करूँ एरो से, दिस इज b वेक्टर एंड v वेक्टर को मैं दिस इज v वेक्टर एंड ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन को मैं अगर b वेक्टर से डिनोट करूं तो v क्रॉस b जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू q इंटू v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी लाइक दिस, क्योंकि v क्रॉस b इस तरीके से देखता है। अगर आप इसी फोर्स का डायरेक्शन को यहाँ देखें तो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस डायरेक्शन। इसका मतलब कि अगर वेलोसिटी इस प्रकार से और फोर्स इधर है, ये वेलोसिटी और ये फोर्स है, तो पार्ट और दोनों के बीच अगर एंगल 90 डिग्री है तो पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, और इस सर्कुलर मोशन में कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा ये यही फोर्स होगा, यानी कि इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो दैट विल बी BQV साइन ऑफ एंगल थीटा। तो B इंटू क्यू इंटू वी साइन और थीटा दैट इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड v वेक्टर कितना है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 90 यानी कि दैट इज इक्वल टू BQV। यही जो मैग्नेटिक फोर्स है ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mv²/r जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल करता है यही मैग्नेटिक फोर्स BQV। तो यहाँ से अगर मैं v से v कैंसिल कर दूं और रेडियस अगर निकालूं तो r विल बी इक्वल टू m इंटू v बाय BQ। अच्छा, यहाँ पर अगर मेरे को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो ओमेगा होता है दैट इज इक्वल टू 2v/r, लीनियर वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन होता है दैट इज v/r। तो वेलोसिटी तो v गिवन है, r जो यहाँ पे निकला है वो है mv/bq, तो mv नीचे आ जाएगा और bq चला जाएगा ऊपर, तो v से v गॉट कैंसल। सो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इसे हम कह सकते हैं ऑफ दैट चार्ज इज BQ/m। सो टाइम पीरियड जो होगा दैट इज 2π/ω, जो कि 2π मीन्स
बी क्यू आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा बी क्यू नीचे और एम चला जाएगा ऊपर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। इसमें अगर आप देखें जो ऑप्शन दिया गया है कि ये जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है, आर और वी दोनों पे। इसमें ना तो आर का जिक्र है और ना ही वी का जिक्र है, इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ आर एंड वी। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सम्स जो सम्स नंबर 5 कह रहा है, क्या कह रहा है 5 कि किसी भी प्लेस पे जो एंगल ऑफ डिप है वो 60 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप क्या होता है, अगर हम मैग्नेटिक निडल को किसी प्लेस पे हॉरिजॉन्टली लटकाएं तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनाता है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इट इज नोटेड बाय BH और ये जो कंपोनेंट है दैट इज BV। तो ऑब्वियसली सी बात है BH जो है यहाँ पर होगा दैट इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा दैट इज इक्वल टू B इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर 60 डिग्री है। और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी B साइन थीटा दैट इज B साइन 60। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी BH बाई BV, यानी कि B cos 60 बाई B sin 60। यहाँ पर B से B got cancelled, cos 60 by sin 60 gives cot 60 and we know the value of cot 60 is 1 by root 3. So the correct option is answer B. नेक्स्ट सम्स कह रहा है नंबर 6 कि द पावर फैक्टर ऑफ LCR सर्किट एट रेजोनेंस। देखिए जनरली होता क्या LCR सर्किट में एट रेजोनेंस पर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फेज एंगल होता है, फेज एंगल फाई दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स XC मॉड ऑफ XC जो भी वैल्यू है XC माइनस XL बाय रेजिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पर चूंकि C और XL दोनों बराबर होते हैं तो सेम वैल्यू विल गिव tan इनवर्स 0 एंड tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0। तो पावर फैक्टर जो होता है वो कोसाइन ऑफ द फेज एंगल यानी कि cos फाई यानी कि cos 0 दैट इज 1। सो तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा C। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई देन द पीक वोल्टेज इज। तो जो वैल्यू हमें दिया गया रहता है वोल्टेज का वो रूट मीन स्क्वायर यानी RMS वैल्यू होता है जो कि गिवन है 220 वोल्ट। हम जानते हैं कि RMS जो होता है वो पीक वैल्यू बाय रूट 2 होता है दैट इज इक्वल टू 220। सो E0 इज इक्वल टू 220 इंटू रूट 2 जो कि 311.11 के आसपास आएगा अप्रॉक्स। अगर मैं लिख दूं तो 311 वोल्टेज जो कि ऑप्शन C है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन इज C। नेक्स्ट सवाल अगर देखा जाए तो कह रहा है कि द हाईएस्ट वेवलेंथ अमॉन्ग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका शॉर्टकट मैंने आप लोग को बताया था रमी वक्सी जिसमें मैंने बताया था RA स्टैंड्स फॉर रेडियो वेव्स, RA स्टैंड्स फॉर रेडियो वेव्स, M स्टैंड्स फॉर माइक्रोवेव्स, I stands for infrared waves, V stands for visible rays, U stands for ultraviolet rays, X stands for X-rays and Y stands for gamma rays। और मैंने आपको ये बताया था कि जैसे जैसे आप इधर से इधर बढ़ेंगे तो वेवलेंथ आपको घटती हुई मिलेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे क्या रेडियो वेव्स की सबसे लंबी वेवलेंथ होती है इसमें से है, नहीं है। इसके बाद क्या माइक्रोवेव्स इनमें है, ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड यानी इंफ्रारेड का ही इन सब में से सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A। नेक्स्ट हम जो हमसे कह रहा है कि फॉर अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म दिया गया है 3 एंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल, यानी कि मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है वो इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म पूछ रहा है हमसे। तो हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का जो रिलेशन होता है साइन ऑफ डेल्टा M प्लस A/2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A/2। क्लियर है कि नहीं।
refractive index is given to you as 3 that is equal to साइन ऑफ दोनों का वैल्यू डेल्टा एम और ए दोनों सेम ही है, तो a प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू, तो इट कैन बी रिटन एज 3 इज इक्वल टू साइन ए प्लस ए टू ए बाई टू, यानी साइन ए बाई साइन ए बाई टू। अब मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है साइन ए का। तो क्या फॉर्मूला है साइन ए का अगर मैं लिखना चाहूँ, यानी कि साइन थीटा का, यू कैन से 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। तो इसको मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। साइन ए बाई टू गॉट कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बाई टू इंटू कॉस, यहाँ पर अच्छा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म √3 दिया है, यहाँ पर √3 दिया गया है, तो ये इट विल बिकम √3 बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। तो कॉस थीटा में √3 बाई टू होता है 30 का, तो 30 डिग्री विल बी इक्वल टू ए बाई टू, सो ए विल बी 30 इंटू 2 60 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द कंडीशन फॉर कंटेनिंग सेकेंडरी मैक्सिमा इन द डाइफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट इज। तो याद रखिएगा फॉर्मूला होता है डाइफ्रैक्शन पैटर्न का ड्यू टू सिंगल स्लिट, ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2n, ऑड मल्टीपल होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में 2n माइनस 1 कहीं भी नहीं है, प्लस लिया है, तो हम लोग 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, जहाँ पर a आपका होता है विड्थ ऑफ द स्लिट, विड्थ ऑफ द स्लिट, जिसको स्लिट विड्थ भी कहते हैं। n जो है वो ऑर्डर या फिर ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसमें मिला लेंगे हम लोग, करेक्ट ऑप्शन इज बी, सो द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा बी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? नेक्स्ट ऑप्शन हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंबर 11 कि द स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड इंसिडेंट लाइट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन मेटल सरफेस। तो आइंस्टाइन इक्वेशंस, आइंस्टाइन साहब के जो फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट के इक्वेशन है कि एनर्जी गिवन बाय द फोटोन टू द इलेक्ट्रॉन h nu इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, जिसको हम लोग h nu 0 लिख सकते हैं, वेयर nu 0 इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, प्लस काइनेटिक एनर्जी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, एट स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज द मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पर इज E इंटू वी। तो इक्वेशन हो जाएगा h nu इज इक्वल टू h nu 0 प्लस ऑफ E इंटू वी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ E इंटू वी इज इक्वल टू h nu माइनस ऑफ h nu 0। तो यहाँ पर जो V यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू h बाई E इंटू नू माइनस ऑफ h बाई E इंटू नू 0। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फ्रीक्वेंसी का, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी है और ये आपका क्या कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये वाला एक्सिस। तो अगर आप देखेंगे ये अगर आपका y एक्सिस है, ये आपका जो है x है, तो ऑब्वियसली y के साथ ये m होगा, यानी स्लोप जो है वो h बाई ई होगा, और ये जो है आपका वो c को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ग्राफ इस प्रकार से जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है ये आपका h बाई ई इंटू ये है। तो फिलहाल हमें यहाँ पर सिर्फ स्लोप पूछ रहा है, तो स्लोप जो होती है दैट इज h बाई ई। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सो आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल कह रहा है सम्स नंबर 13 के इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द रेशियो ऑफ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लेमन एंड बार्मर सीरीज इज। तो भाई हम लोग जानते हैं कि 1 बाई वेवलेंथ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बाई n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला जनरली जानते हैं। फॉर लेमन सीरीज के लिए लेमन सीरीज में जनरली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करते हैं, तो n1 का वैल्यू होता है 1 यानी कि 1 बाई 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस ऑफ 1 बाई n2 का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, लेमडा का मिनिमम होना मतलब 1 बाई लेमडा मैक्सिमम होना, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन जो है मैक्सिमम होना, ये मैक्सिमम तब होगा जब डिफरेंस मिनिमम होगा, डिफरेंस मिनिमम तब होगा जब ये वाला वैल्यू
आपका मिनिमम होगा। ये वाला मिनिमम तब होगा जब N2 का वैल्यू मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ N2 एटम से बाहर यानी इन्फिनिटी। तो फॉर लैम्डा मिनिमम इन लेमन सीरीज N2 इज इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा R/1 यानी कि ये वाला वैल्यू हो जाएगा 1/R, है कि नहीं। इसका हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। फॉर बामर सीरीज के लिए जो N1 होता है वो होता है 2, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस, और ऑब्वियसली मिनिमम के लिए इसको इन्फिनिटी होना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे तो लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 4/R। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि लैम्डा पलट जाएगी तो ये R/4 पलट के 4/R हो जाएगा। किसके लिए है, ये बामर सीरीज के लिए है। तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो लैम्डा लेमन सीरीज बाय लैम्डा बामर सीरीज इज इक्वल टू लेमन सीरीज का इज 1/R और बामर सीरीज का 4/R, तो पलट जी के ये हो जाएगा R/4। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इक्वेशन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यूनिवर्सल गेट्स आर, 4 ऑप्शन हमारे पास दिया गया। तो याद रखिएगा 3 बेसिक गेट्स होते हैं जनरली, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। 2 यूनिवर्सल गेट्स होते हैं जिसको हम नैंड गेट और नॉर गेट कहते हैं, और 2 जो एक्सक्लूसिव गेट्स होते हैं एक्स नॉर और एक्स और गेट कहते हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, हमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन यूनिवर्सल गेट है, तो ये दोनों जो हैं वो यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं, इसलिए क्योंकि इन गेट्स का इस्तेमाल करके हम कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन वाले गेट्स बना सकते हैं, चाहे वो बेसिक गेट हो, यानी कि ये दोनों गेट इन गेट्स जैसे भी बिहेव कर सकता है, बेसिक गेट्स जैसे और एक्सक्लूसिव गेट्स जैसे भी, यानी कि इन गेट का इस्तेमाल करके हर तरह के गेट्स को बनाए जा सकते हैं, इसीलिए ये यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 14th नंबर सम्स न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, 14th नंबर सॉरी MCQ के इन कम्युनिकेशन सिस्टम नॉइस इज लाइक। तो देखिए नॉइस क्या होता है, नॉइस जनरली अनवांटेड सिग्नल होता है। यहाँ पर नॉइस मतलब हल्ला गुल्ला शोर मचाने वाला नहीं, यहाँ पर सिग्नल्स की दुनिया में कम्युनिकेशन सिस्टम में अनवांटेड सिग्नल्स को हम लोग नॉइस कहते हैं। जनरली ये जो है इसे हम लोग डिस्टर्बिंग सिग्नल भी कह सकते हैं, यानी कि ये सारे सिग्नल जो होते हैं वो डिस्टर्बिंग सिग्नल होते हैं। क्लियर है कि नहीं, ये जनरली इंटरफेयर करते हैं, ये हमारा जो सिग्नल्स या फिर नॉइस वाले जो सिग्नल्स होते हैं ये इंटरफेयर करते हैं विद द मेन सिग्नल। यहाँ पर मेन सिग्नल कहने का मतलब जिसको ट्रांसमिट किया गया है, यानी कि जिसको पर्पजली ट्रांसमिट किया गया है मेन सिग्नल, एंड करप्ट्स यानी कि बर्बाद कर देता है, या बर्बाद नहीं कहने का मतलब उसे करप्ट कर देता है द पैरामीटर्स, करप्ट द पैरामीटर्स ऑफ द सिग्नल, यानी कि सिग्नल की जो कुछ विशेषताएं होती हैं उन्हें बदल दे देता है। यानी कि सिग्नल जब नॉइस से भरी हुई रहेगी, उसे जब रिसीव किया जाएगा एंड पे, तो सिग्नल जो है क्लियर नहीं होगा। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन ये होगा कि अनवांटेड सिग्नल या जो नॉइस होता है वो मेन सिग्नल के साथ इंटरफेयर करता है इन द चैनल। चैनल कहने का मतलब जिसके थ्रू हमारा जो सिग्नल है वो ट्रैवल करता है। तो यहाँ पर वो दिख रहा है ट्रांसमीटर, ये तो होता नहीं है। इन द ट्रांसमिशन मीडियम जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि जिस मीडियम के थ्रू हमारा सिग्नल प्रोपगेट करता है उसी मीडियम में आकर के नॉइस जो है उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ने सारा जो MCQ था आज के एग्जामिनेशन में जो आया हुआ था वो हम लोगों ने देखा। आप लोग जो है मिला लीजिएगा किसका कितना जो है सही है और गलत है। सही है तो ठीक है, अच्छा है, आप अच्छे प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, और अगर गलत है तो निराश मत होइएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन गलत हो जाने से आपका जो है वो मन को उदास मत करिएगा। आगे और भी एग्ज़ाम हैं, आपको उन पे फोकस करना चाहिए।